हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय हेगड़े जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं सर। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अब ये क्या एनसीपी जो है वो भी अब शिवसेना की फूट, जिस तरीके से हमने देखा था कोर्ट में भी गया, और उसके बाद किस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे जो शिवसेना शिंदे फैक्शन है उसको असली शिवसेना के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मान्यता भी दी, अब ये लड़ाई भी उस तरफ जाती दिखाई पड़ रही है क्या आपको सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सिर्फ सिंबल्स के बारे में होता है, तो सिंबल्स का फाइट वो अलग तरीके से चलेगा, पर असली एनसीपी क्या है और वो किस तरफ है, वो फैसला तब सवाल ला जाएगा जब स्पीकर के सामने मामला होगा, क्योंकि जो सब शिवसेना के साथ हुआ था उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही कहता है कि लेजिस्लेटिव पार्टी के जो एमएलएज है वो सिर्फ पार्टी नहीं बनते हैं जी। पार्टी में तो वर्कर्स है, पार्टी का जो विप अपॉइंट होता है वो लेजिस्लेटर्स को कहता है कि कैसे वोट करे कैसे ना वोट करे, और अगर वो विप को मानते नहीं हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन इनका प्रोसेस हो सकता है। तो ये कहना कि शिवसेना सिचुएशन और एनसीपी सिचुएशन बिल्कुल एक समान है, वो सही नहीं है। अब आगे की जो सब प्रक्रिया है उसके लिए एक 5 जज की जजमेंट का तो पूरा अध्ययन होगा और देखेंगे कि आगे चलता क्या है। एक और चीज है कि महाराष्ट्र असेंबली की जो लाइफ है अभी 1 साल और ही बची है, तो ये एक साल में मेरा एक सवाल है छोटा सा कि आपने कहा स्पीकर पे सब डिसाइड करेगा। स्पीकर यदि अजीत पवार फैक्शन को मान्यता दे देती है, जो कि वो दे देंगे, उनका स्पीकर है, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? अजीत पवार के फैक्शन को मान्यता दे सकते हैं कि ये एक फैक्शन है वगैरह वगैरह, पर अभी जो 10th शेड्यूल है उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी में जो स्प्लिट होता है और एक तिहाई 2 तिहाई वाला वो सब मामला है नहीं। 10th शेड्यूल के अमेंडमेंट के बाद अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है तब एक डिफेंस है कि सर हमारी जो ओरिजिनल पार्टी थी वो मर्ज हो गई है नई पार्टी के साथ, और उस मर्जर को 2 तिहाई लेजिस्लेटर्स ने माना है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है जी। क्या ये जो एमएलएज है जो अजीत पवार के साथ गए हैं वो बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे, उनके पास 2 तिहाई है मर्ज होने के लिए या नहीं? हाँ, लेकिन सर मेरा एक सवाल है, तो सबसे पहले अजीत पवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाना होगा ओरिजिनल सिंबल के लिए, उनको साथ में उनको मर्ज करना पड़ेगा एक पार्टी के साथ। क्या मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, 2 अलग प्रोसेस है जी। एक प्रोसेस है स्पीकर के सामने जी। स्पीकर के सामने प्रोसेस तब शुरू होता है अगर पार्टी के विप को कोई डिसोबे करता है। पार्टी का विप कौन इश्यू करता है? वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है जी। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में ये सारे सवाल आते हैं। दूसरा सवाल आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने कोई जाता है और कहता है कि हम एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी हम हैं और अगले चुनाव में हमें ये सिंबल चाहिए, जो ये क्लॉक का जो सिंबल है एनसीपी का जी, उस पर जब दावा बोलते हैं तब इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किसको जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है सिर्फ सिंबल तक सहमत है। इसके लिए एक सवाल से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये अगर नंबर्स जो हैं वो ज्यादा अजीत पवार के पास हैं तब भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो जा सकते हैं विप के जरिए शरद पवार? बिल्कुल तो क्योंकि अगर ओरिजिनल पार्टी के विप में होता है, यदि एनसीपी अजीत पवार के पास कितने भी विधायक हों,
फिर भी वो डिस्क्वालीफाई करार दिए जा सकते हैं। लेकिन बाबा उसमें सबसे डिस्क्वालीफाई जरूरी एक करार डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन हो सकता है, पर डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? वो तो स्पीकर करेगा जी। वो और वो तो मुझे नहीं लगता है होगा। और अभी एक नाथ शिंदे फैक्शन के जो 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई करना है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए, उस पर भी अभी तक स्पीकर का कोई फैसला राहुल नावरेकर का आया नहीं है। और बाबा जैसे आप कह रहे थे, अब ये भी देखना होगा जो विप हैं वो किस पाले में खड़े हुए हैं, वो भी एक बहुत जरूरी अब हो जाएगी। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, फटाफट उस ब्रेकिंग न्यूज को ले लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल जो दिखाई पड़ रहे थे, छगन भुजबल ने शपथ ले ली, अजीत पवार ने शपथ ले ली, पर प्रफुल्ल पटेल का क्या होगा? राज्यसभा के एमपी हैं। अब कहा यह जा रहा है, बाबा ही खबर ये ब्रेक कर रहे हैं कि उनको जो केंद्र में जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें प्रफुल्ल पटेल को जगह मिलने वाली है। तो यूपीए में एविएशन मिनिस्टर के बाद दूसरी बार अब ये मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और एक तगड़ा बैकग्राउंड है। और आपको बता दूं कि शायद मुझे लगता है ये चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि गाहे बगाहे प्रफुल्ल पटेल जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये बात काफी दिनों से चल रही थी। इसको प्रिवेंट करने के लिए पवार साहब ने प्रफुल्ल पटेल को जो है पैरेलल अध्यक्ष के रूप में बनाया था कि शायद जो है प्रफुल्ल पटेल रुक जाएं। लेकिन अब जब सारे चीजें खुल गई है, बातें सामने आ गई, तो अब ये तय है कि जो अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें प्रफुल्ल पटेल को शायद जो है एनसीपी अजीत पवार कोटे से मंत्री बनाया जाएगा और उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी होगी। अवधूत वाघ जी भी हमारे साथ हैं तो वक्ता, उनसे भी थोड़ा इस पर स्पष्टता आ जाएगी यहाँ पर। अवधूत जी, इस पर भी आप बताइए कि प्रफुल्ल पटेल को वहां पर शामिल किया जा सकता है, और दूसरा आपके साथ कितनी एनसीपी? आप किससे बात कर रहे हैं? मुझसे? जी अवधूत वाघ जी, आपसे सवाल था मेरा। केंद्र में प्रफुल्ल पटेल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एक केंद्र का विषय है, और मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मुझे महाराष्ट्र के राजनीति तक ही सीमित रखना चाहता हूं। जी, तो वाघ साहब, कितनी एनसीपी आपके साथ आ गई है, ये तो बता दीजिए, नंबर्स कितने आ गए आपके पास अब? शरद पवार और सुप्रिया सुळे छोड़कर सभी एनसीपी हमारे साथ है। यह मैंने नहीं, अजित दादा पवार ने कहा। एक पूरी पार्टी आ रही है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। पहली बात ध्यान में रखिए कि शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पार्टी के, इसका मतलब कोई भी नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा ही छीन लिया गया है। यह पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित है, और महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल है। एक कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, इनको ना कोई अधिकार है ना कोई मान्यता है कायदा की ओर से। तो यह जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, इनफैक्ट 3.5 जिला की सीमित पार्टी है। शरद पवार जी बोलते आए कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं, उनके पास 4, 5, 6 से ज्यादा कभी खासदार नहीं थे, लेकिन ये मीडिया ने उनको इतना हाइप किया है, स्पेशली मराठी मीडिया ने इतना हाइप किया है, क्योंकि वो सब उनके चमचे रहे पहले से। 5% और 10% का उनके पास से फ्लैट लेना, बाकी सब फायदा लेना। एक सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अजीत पवार की आवश्यकता क्यों है? नहीं, देखो, जितना ज्यादा लोग हमारे साथ आते हैं राष्ट्र के विकास के लिए, उन सभी का स्वागत है। ये किसी की आवश्यकता है नहीं है, इसका यह भाग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी अजीत दादा ने भी कहा कि 9 साल लगातार इस देश को जिस महान चोटी पर नरेंद्र मोदी जी लेके गए, तो उन्हें लगता है कि इसके साथ हो रहे ना है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये जो गए गुजरे सब लोग हैं। वाघ साहब, मैं आपके बात को कंसीड करता हूं, लेकिन ऑपरेशन कमल का एक हाल अपने कर्नाटक में देखा है। ऑपरेशन कमल बीजेपी ने किया था कर्नाटक में, आज सत्ता बदल गई है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि, तो ये एक अच्छी चीज शायद जो है इलेक्शन के लिहाज से नहीं मान रहे हैं लोग। नहीं, मनोरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी को कभी ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं आती। हम ऑपरेशन कमल के ऊपर विश्वास नहीं रखते। नरेंद्र मोदी जी की जड़ी बूटी ही इतनी मजबूत है कि उस जड़ी बूटी से ही ये सब बीमार आदमी ठीक हो जाते हैं। जो कल तक बीमार थे, मोदी जी की जड़ी बूटी से वो ठीक हो जाते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी वाघ साहब, एक सवाल जरा मैं आपसे इसी पे लेना चाह रहा था। मोदी जी ने अभी जो अपनी रैली की थी उसमें उन्होंने कहा कि सारे जितने लोग हैं ईडी के डर से, जितने भी करप्ट हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं।
ये जो 3 लोग अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे, इसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, तीनों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस हैं। तो क्या अब ये आपकी पार्टी में या आपकी सरकार में आ गए हैं, तो अब ये ठीक हो गए हैं? और इसी में जोड़ दूं कि जितने मंत्रियों ने शपथ ली है उन सब के ऊपर भी मुकदमे हैं। नहीं, अभी जो देखो, कल तक ये लोग शरद पवार जी के साथ थे। यदि ये लोग बुरे हैं तो शरद पवार जी ने इन बुरे लोगों को अपने साथ क्यों रखा? और दूसरी बात है, उनके ऊपर जो मुकदमे चालू है, जो ईडी चालू है और कोर्ट केसेस चालू है, मेरे ऊपर 27 केसेस है भैया। पॉलिटिक्स में काम करने के बाद मेरे पास 27 केसेस है, तो चलते रहते हैं। सर, आपके ऊपर कोई करप्शन का, ईडी का केस भी है क्या? नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता बोल के हमारे ऊपर तो केसेस चालू रहते हैं। जब कोर्ट का फैसला आएगा, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाएंगे। सही, वो तो पॉलिटिक्स में चलते ही रहता है। हेगड़े सर के पास चलेंगे। जी सर, जिनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चालू है, वो ईडी की इंक्वायरी, उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगी और नेचुरल जस्टिस भी मिलेगा। यदि इसमें से कोई भी आदमी ने गलती की है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। वाद साहब, तो ये बात ये बात पार्टी ध्यान रखेगी जब बाकी लोगों के ऊपर बात करेगी, विपक्ष के लोगों के ऊपर जिनपे केस अभी चल रहे हैं, तो नेचुरल जस्टिस उनका भी होगा, तभी उनको करप्ट माना जाएगा। उससे पहले तो नहीं माना जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये तो क्या है, हमने ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना दी है, उस घटना में भी कहा है, आज राज्यसभा में और लोकसभा में इतने कितने खासदार है, जितने आमदार है, उनके ऊपर भी केसेस चालू है। लेकिन केसेस का जब निकाल लगता है और 2 बरस या उससे ज्यादा शिक्षा होती है, तो ही उनका जो अधिकार है राज्यसभा का, लोकसभा का या विधिमंडल का सदस्य बनते रहने का, वो निकल जाता है। तो जब तक कोई भी कोर्ट उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं देता, तो ना मनोरंजन, ये नियम सब पे लागू होना चाहिए, सब पे। हेगड़े सर, आपके पास आना चाहूंगा। सुनील जी भी हमारे पास, सुनील जी के पास चलेंगे। लेकिन हेगड़े सर, क्या आप माने कि एनसीपी शरद पवार को एक लंबी जो है अदालती कार्रवाई लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए 2024 के पहले तक? देखिए, अदालत का काम तो चलता रहेगा जी, पर ये सारे तो जो भी फाइट होता है वो पॉलिटिकल है। मुझे तो ये इसका एक ही पैरेलल मेरे जहन में आता है, वो था कि तेलुगु देशम में जब एनटीआर साहब के साथ छोड़ के उनके जो जमाई थे चंद्रबाबू नायडू, सब लेके चले गए थे, तो फिर कुछ हद तक का सब कोर्ट में सब चल रहा था और फिर एनटीआर साहब की देहांत हुई थी, तो मामला वहां रह गया। अब शरद पवार, यहां जो किस्सा है ये तब घटा है कि 2024 1 साल से कम है जो इलेक्शन होना है, वहां पे दिसंबर उस बीच में ये सारे कोर्ट के प्रक्रिया चलते रहेंगे, पर फैसला जनता सुनाएगी कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है।